नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो बात चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन अपन पढ़ रहे थे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे हरि मोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग। हरि मोहन सक्सेना के अनुसार पढ़ रहे थे। और हरि मोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? वो 4 भाग थे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर है? यहाँ तक बात अपन कर भी चुके हैं कई बार। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन यहीं से करते हैं। 1994 में जो विभाजन दिया गया था वो दिया गया था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल ये हरि मोहन सक्सेना की बुक थी जिसमें ये विभाजन दिया गया था। और विभाजन का जो आधार रखा था वो रखा था उच्चावच को। विभाजन का जो आधार रखा था वो रखा था उच्चावच को। अब देखो, अब अपन कल तक जो कवर कर चुके हैं वो थार के मरुस्थल को पूरा कवर कर चुके हैं। थार के मरुस्थल से संबंधित अपनी 3 क्लासें हुई हैं, एक क्लास बाकी है जो कल आपके पास आएगी। उसके बाद में आज जो अपन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आज की क्लास में अपन सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं की। अगर आज विशेषताएं कंप्लीट नहीं होती हैं तो कल की भी क्लास जो होगी वो विशेषताओं से संबंधित होगी। उसके बाद में जो क्लास होगी वो अरावली की विभाजन की होगी। और अरावली को अपन 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बहुत सिंपल सा विभाजन है। अब उत्तरी अरावली की क्या क्या विशेषताएं होगी, दक्षिणी अरावली की क्या क्या विशेषताएं होंगी और मध्य अरावली की क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है उससे भी कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अपन एक क्लास में बात करेंगे राजस्थान के पठारों की और राजस्थान की पर्वत चोटियों की। वो एक क्लास अपन सेपरेट भी ले लेंगे ताकि आपको पता रहे कि वहां से वनडे एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन खूब सारे बन जाते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आज अपन राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपन ये देखेंगे कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है, वो किस टाइप का पर्वत है, उसके ऊपर कैसी जलवायु है,
इसका विस्तार कैसे है, ये जल विभाजक के रूप में कैसे कार्य करता है, वर्षा को कैसे प्रभावित करता है, कितनी इसकी ऊंचाई है, कितना इसका क्षेत्रफल है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अरावली की उत्पत्ति को लेकर के। तो अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में। और यहां से ही पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अरावली की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। कैसा पर्वत है अरावली, कैसा पर्वत है? तो अरावली की बात करें तो ये कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत है, मतलब ये फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति अभिनति के रूप में फैली रहती हैं वो वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। फिर से ध्यान से समझना, वलित पर्वत क्या होते हैं? अब ये तो ये अरावली से संबंधित नहीं, विश्व में आपको कहीं भी वलित पर्वत दिखाई दे उनकी डेफिनेशन यही होगी। चाहे वो हिमालय की बात करें, चाहे वो एंडीज की बात करें, चाहे वो रॉकीज की बात करें, चाहे आल्प्स की बात करें, चाहे अपलेशियन की बात करें, तो ये सारी की सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वलित पर्वत श्रृंखलाएं वे होती हैं जो अपनति और अभिनति के रूप में फैली होती हैं। अपनति का मतलब उनका एक भाग ऊंचा उठा होगा, अभिनति का मतलब उनका एक भाग नीचे दसा हुआ होगा, फिर अपनति होगा, फिर अभिनति होगा। बात करें तो आपको इस तरीके की जहां पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं वो कैसी होती हैं? वो वलित पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और अरावली भी आपको कैसे दिखाई देती है? ऐसे ही दिखाई देती है। अगर इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो है अपनति, आप लिख सकते हो साइड में अपनति वलित पर्वतों के ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, जबकि नीचा दसा हुआ भाग क्या होता है? अभिनति होता है। अभिनति होता है। क्लियर है? वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भूसन्नति से होता है। दूसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात इनका निर्माण भूसन्नति से होता है। अब एक और नया वर्ड आ गया, भाई ये भूसन्नति क्या होता है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है? अब जिनके ज्योग्राफी है वो तो पढ़ लेते हैं भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ लेते हैं कोबर की, लेकिन जो पर्टिकुलर सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक नया वर्ड हो सकता है, या ऐसा वर्ड हो सकता है जिसकी डेफिनेशन आपको एक्चुअल में नहीं पता होती है। तो भूसन्नति वे महासागरीय क्षेत्र होते हैं या वो लंबे महासागरीय क्षेत्र होते हैं जिनकी गहराई बहुत कम होती है, उनको भूसन्नति कहा जाता है। अब गहराई कम होने का भी यहां एक रीजन होता है। जैसे अपन ने टेथीज सागर के बारे में जाना था कि किसी महासागर में जब लगातार अवसादों का जमाव होता है तो उसकी गहराई कम हो जाती है और वो धीरे धीरे भूसन्नति का रूप ले लेती है। तो अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोले तो वे लंबे महासागरीय क्षेत्र जिनकी गहराई कम होती है, या वो लंबे महासागरीय या जलीय क्षेत्र जो छिछले होते हैं। छिछला होना भी मतलब होता है कि कम गहराई वाले होते हैं, उनमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से उनको भूसन्नति कहा जाता है। और जब भूसन्नति के दोनों तरफ से संपीड़न बल लगता है, एक बल होता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कि पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से दो बल काम करते हैं। एक तो बल अंतर्जात बल काम करता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करेगा, एक बल बहिर्जात बल काम करता है जो पृथ्वी के बाहरी धरातल के ऊपर काम करेगा। अब जो अंतर्जात बल होते हैं उसमें
एक बल लगता है संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स। जैसे ये पेन है, इसको आप दोनों तरफ से दबाओगे तो किस आकृति में आ जाएगा? इस आकृति में आ जाएगा। या इसको छोड़ो, आप अगर किसी वायर को लोगे, किसी तार को लेओगे, तार को दोनों तरफ से दबाओगे तो तार की आकृति कैसी हो जाएगी? अपनति अभिनति के रूप में हो जाएगी। तो सेम उसी प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब चट्टानों के ऊपर या जब भूसन्नति के ऊपर दोनों तरफ से दबाव लगता है, दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लगता है, तो उनका बीच का भाग अपनति अभिनति के रूप में ऊपर उठ जाता है और वो कहलाती हैं वलित पर्वत श्रृंखलाएं। क्लियर है? अब देखो, अब चीजों को कनेक्ट करो। अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि इनका निर्माण महासागरों से हुआ है? अगर इनका निर्माण महासागरों से हुआ है तो यहां क्या मिलेंगे आपको? जीवाश्म ईंधन मिलेगा या जीवाश्म मिलेंगे। और कैसे जीवाश्म मिलेंगे? वे जीवाश्म मिलेंगे महासागरीय। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है? निर्माण हुआ है इनका भूसन्नति से, सागरीय अवसादी चट्टानों से। क्लियर है बात? तो वलित पर्वत श्रृंखलाएं वे पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जो अपनति अभिनति के रूप में फैली होती हैं। इनका निर्माण भूसन्नति से होता है। बात यहां तक ही करेंगे अपन। तो वापिस से आ जाते हैं अरावली पे। अरावली क्या है? अरावली एक प्रकार का वलित पर्वत है और यहां से भी क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये कैसा वलित पर्वत है? तो ये विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत है। अब से मैं आपको जहां जहां लगेगा कि आपको 2-3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क के तौर पे देने चाहिए, वो होमवर्क आपको मिलेगा। जवाब आपको कमेंट में देना है, और अगर आप वैसे देना चाह रहे हैं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। अगर वो जवाब अच्छा होता है या उसमें कुछ चीज़ों में सुधार करनी है तो उसका भी आंसर आपको वापस से मिलेगा। ठीक है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। अब अगर बात करें इसकी प्रारंभिक ऊंचाई की, तो प्रारंभ में इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी? 2700 से 2800 मीटर थी। मतलब अरावली प्रारंभ में बहुत ज्यादा ऊंचा था। दो बातें निकल करके आ गई हैं कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कौन सा है? तो आंसर आएगा अरावली। आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको बताना है विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है और उसका निर्माण कैसे हुआ है और उसकी हाईएस्ट पीक की ऊंचाई कितनी है। 3 चीजें आपको बतानी है। आपको क्या बताना है कि विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है। यहां अपन बात कर रहे हैं विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत की। तो अरावली की प्रारंभ में ऊंचाई कितनी थी? 2700 से 2800 मीटर। अब इसके ऊपर भाई इतना पुराना है, इतने साल पहले इसका निर्माण हुआ है, तो इसके ऊपर बाहरी अप्रदनकारी कारक भी काम करेंगे। मतलब अब इनके ऊपर बहिर्जात शक्तियां लंबे समय से काम कर रही हैं, और बहिर्जात शक्तियां लंबे समय से काम करने के कारण वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? वर्तमान में जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। तो अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो है 930 मीटर। और वर्तमान समय तक इसका इतना अप्रदन हो चुका है, ये इतना कट-फट चुका है कि ये आपको वलित पर्वत जैसा दिखाई नहीं देता है, ये आपको अवशिष्ट पर्वत जैसा दिखाई देता है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि वे पर्वत
जिनके ऊपर अत्यधिक अप्रदनकारी शक्तियों ने काम किया है और लगभग अपनी मूल अवस्था को वो खो चुके होते हैं। अवशिष्ट मतलब आप समझते हो ना, अवशिष्ट जो कचरा रह जाता है लास्ट में। तो अगर वर्तमान समय में अरावली की बात करें तो वर्तमान समय में यह कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत के बारे में लिखना हो तो आप लिखोगे कि वे पर्वत जिनके ऊपर काफी अप्रदनकारी शक्तियों ने काम किया है और वर्तमान समय में वो अपनी मूल रूप को खो चुके होते हैं और बचे खुचे कुछ जगह पे वो बचे होते हैं। तो वैसे पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अब यहां एक बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अरावली कैसा पर्वत है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये निर्भर करेगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, लेकिन फिर भी जो देखा गया है वो मैं बता रहा हूं कि अरावली कैसा पर्वत है, और दोनों ऑप्शन में आ जाएं कि वलित पर्वत भी आ जाए और अवशिष्ट पर्वत भी आ जाए, तो ज्यादा चांस कौन से के हैं? ज्यादा चांस है अवशिष्ट पर्वत को आप टिक करके आना। और अगर यही पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में अरावली कैसा पर्वत है, तो आंख बंद करके ही अवशिष्ट पर्वत करना है। अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन समय में अरावली कैसा पर्वत था, तो आंख बंद करके वलित पर्वत करना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं दी हुई हो एग्जाम के क्वेश्चन में और दोनों ऑप्शन हो, तो ज्यादा चांस होंगे वो अवशिष्ट पर्वत के सही होने के चांस ज्यादा होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको अरावली से संबंधित दो चीजें ध्यान रखनी है। उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यह कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति अवशिष्ट पर्वत की हो गई है। प्रारंभ में अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 2700-2800 मीटर के लगभग था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी 930 जो औसत ऊंचाई है वो बची है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, अब आज से मतलब पिछली क्लास से ये जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बोलता हूँ, इन चीज़ों के बारे में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो तो बना भी सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये जो पीडीएफ है ये आपको अब से टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी या हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अरावली है ये भाग किसका है? अरावली जो है ये भाग किसका है? भाग का मतलब अपन ने पढ़ा था ना कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनका निर्माण अलग अलग भागों से हुआ है। अब अगर याद है तो आप बता सकते हो कि देखो पहले 3 भाग थे, पहले पूरे विश्व के 3 भाग थे। कौन कौन से थे? एक भाग तो था अंगारालैंड, एक भाग तो था अंगारालैंड। अब यहां मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये होते क्या है, इनके लिए आप जो पहली क्लास है अपनी राजस्थान ज्योग्राफी जहां से शुरू हुई थी वहां से मैंने उत्पत्ति को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है? एक तो भाग था अंगारालैंड, और ये कौन सा भाग था? उत्तरी भाग था। कौन सा भाग था? उत्तरी भाग था। एक भाग था टेथीज सागर, टेथीज सागर, और ये कैसा भाग था? ये मध्यवर्ती भाग था, ये मध्यवर्ती भाग था। और एक भाग था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये कौन सा भाग था? ये दक्षिणी भाग था। इस हिसाब से ही आपको पहले प्रारंभ में पृथ्वी नजर आती थी। इस हिसाब से ही पहले आपको पृथ्वी नजर आती थी। ठीक है? यहां कौन सा भाग था? ये मैं लगा रहा हूं, ये था अंगारा लैंड, अंगारा
लैंड। नीचे कौन सा भाग था? नीचे भाग था गोंडवाना लैंड। और बीच में कौन सा भाग था? बीच में भाग था टेथिज सागर। टेथिज सागर। और बाकी बचा हुआ जो भाग था वो कौन सा था? पैंथालासा था। अब अपने को ये बात पता करनी है कि जो अरावली है ये इनमें से किसका हिस्सा था। अभी अगर वर्तमान समय में देखें तो आपको अरावली किसका हिस्सा नजर आता है? अंगारा लैंड का। क्योंकि अंगारा लैंड कौन क्या है? अंगारा लैंड 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर का जो स्थलीय भाग है उसको अंगारा लैंड कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में आप भारत को अगर देखते हो तो वो किसका हिस्सा नजर आता है? वो हिस्सा नजर आता है आपको अंगारा लैंड का। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस भाग से टूट करके ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ था। किससे? गोंडवाना लैंड से। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि जो अरावली है वो किसका भाग है? वो है गोंडवाना लैंड का। और एक और है जो अपन पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से 2 भौतिक प्रदेश किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के। तो वो कौन कौन से हैं यहां याद रखना, एक तो अरावली है, एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद में ये बीच में जो टेथिज सागर है इससे भी निर्मित 2 भाग हैं। एक तो है थार का मरुस्थल जो अपन ने पढ़ा था, थार का मरुस्थल। और दूसरा कौन सा है? उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के दोनों मैदानी प्रदेश किसके भाग हैं? टेथिज सागर के भाग हैं। राजस्थान के दोनों पर्वतीय और पठारी प्रदेश किसका भाग हैं? अंगारा लैंड। लेकिन वर्तमान सिचुएशन अगर आप देखते हो तो वो सारे के सारे जो भाग हैं वो आपको अंगारा लैंड के नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां नोट डाल के लिख लेना कि राजस्थान का कोई भी भौतिक प्रदेश, राजस्थान का कोई भी भौतिक प्रदेश अंगारा लैंड का भाग नहीं है। ये आप नोट डाल करके लिख लेना, यहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। बात क्लियर है? यहां तक चीजें याद रह जाएगी। खैर अपन तो अभी तो अरावली की ही बात करनी है, अभी तो अपन को अरावली की ही बात करनी है। तो अपन लिख सकते हैं कि अरावली भाग किसका है? अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, जो विश्व का प्राचीनतम स्थलखंड है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अभी स्टेबल हो चुका है। ज्यादा डेप्थ में अपन यहां नहीं जाएंगे। स्टेबल हो चुका है मतलब ये स्थिर हो चुका है। इस भाग में किसी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं नहीं देखी जा सकती हैं। ऐसा कुछ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एग्जामिनर इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो अरावली है वो भाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। लेकिन फिर भी हमारे कई साथी ऐसे कमेंट कर देते हैं कि भाई जब राजस्थान ज्योग्राफी में ये चीज आनी नहीं है तो आप इतना बता क्यों रही हो? वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और टीचर का काम कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होता है। ये चीज तो आपको बुक में लिखी हुई भी मिलेगी। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि ज्यादा उधर की बात की जा रही है। वो बात तभी कनेक्ट की जाती है जब आपका कॉन्सेप्ट वहां से बन रहा है। बाकी पढ़ अपन राजस्थान ज्योग्राफी ही रहे हैं। ठीक है। तो अपन 3 जो विशेषताएं हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की वो अपन कवर कर चुके हैं। एक तो उत्पत्ति को लेकर के, एक ये पर्वत कैसा है, और एक ये भाग किसका है। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक चीजों की। जैसे जो अरावली जो पर्वत है, अरावली जो पर्वत है इसकी तुलना किससे की गई है? अरावली
अरावली पर्वत की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन आता है भाई, तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? अब देखो, अरावली पर्वत की जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो तो एक तो पर्वत से इसकी तुलना की गई है, लिख सकते हैं अपन यहां, आप भी लिखते रहो। एक तो पर्वत से तुलना की गई है, एक आपके वाद्य यंत्र से तुलना की गई है, और दूसरा एक आपके शरीर के अंग से इसकी तुलना की गई है। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब अगर अपन बात करें पर्वत की, तो कौन से पर्वत से तुलना की गई है? उसी से ही की जाएगी जो लगभग अरावली जैसा नजर आता है, तो वो पर्वत है अपलेशियन। वो पर्वत है अपलेशियन। अपलेशियन। और ये पर्वत कहाँ है? ये पर्वत है, मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूं। एक तो ऊपरी ऊपर देखोगे यहां कनाडा, और नीचे देखोगे आप उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और कनाडा और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी सीमा के ऊपर फैला हुआ है। और यहां कौन सा महासागर आ जाएगा? यहां महासागर आ जाएगा अटलांटिक। कौन सा आ जाएगा? अटलांटिक महासागर। पता है ना चीजें? फिर यहां क्या आ जाएगा? यहां यूरोप आ जाएगा। थोड़ा सा जो मैप है उसको दिमाग में रखा करो, चीजें आसान हो जाती हैं थोड़ी सी। तो अपलेशियन पर्वत कहां है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा की पूर्वी सीमा के ऊपर मिलेगा, या अटलांटिक महासागर के पश्चिम की तरफ ये आपको मिलेगा। अब देखो, अरावली की जो तुलना है वो कौन से पर्वत से की गई है? वो की गई है अपलेशियन पर्वत से। दूसरी अगर अपन बात करें तो वाद्य यंत्र के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली का जो संरचना है या जो आकृति है वो कौन से वाद्य यंत्र जैसी है? तो वो है तानपुरा जैसी। कैसी है? तानपुरा जैसी। और मानव शरीर के कौन से अंग से अरावली की तुलना की गई है? तो वो तुलना की गई है कौन से? कान से तुलना की गई है कि भाई जैसे अपना कान नीचे से क्या है? ज्यादा फैला हुआ होता है, तो अरावली भी क्या है? अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो ज्यादा फैला हुआ होता है, जबकि बीच में फिर संकीर्ण हो जाता है, फिर वापिस से उत्तर की ओर वापिस से उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो जो मानव शरीर का जो कान है उसकी तुलना किससे की गई है? अरावली से की गई है। तो यहां अंग लिख सकते हो कान, और कान किसका लिखोगे? मानव का। और तो कान जैसे बकरी के भी होते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं, तो वैसी अरावली नहीं है ना। तो अपने को इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कान किसका है? मानव शरीर का जो कान है उसके अनुसार अरावली की क्या है? आकृति है। ठीक है, तो अपना फोर्थ पॉइंट क्लियर है। पहला क्या था? फिर से एक बार साथ साथ चलेंगे। पहले क्या था? पहले ये भाग किसका है? भाग किसका है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्पत्ति कब हुई थी? तो प्रीकेम्ब्रियन काल में हुई थी। पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। और वलित पर्वत कैसा है? ये प्रारंभ में कितनी इसकी ऊंचाई थी, कितनी इसकी वर्तमान समय में ऊंचाई बची है। अब यहां एक चीज और पूछी जाती है कि जो अरावली है उसका भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करें तो अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? और यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और किसने किया था? अरावली का भूगर्भिक अध्ययन करने वाले थे ए हेरोन महोदय। कौन थे? हेरोन महोदय।
सीधा सीधा फैक्ट है। देखो विशेषताएं तो सीधी सीधी फैक्ट वाली हैं, जहां आपको चीजें समझनी होगी वहां आपको समझाया जाएगा। तो अरावली का जो भूगर्भिक अध्ययन करने वाले थे वो थे हेरोन महोदय, और हेरोन महोदय ने अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा था। हेरोन महोदय ने क्या कहा था? अरावली को खनिजों का क्या कहा था? अजायब घर कहा था। अजायब घर कहा था। तो इस चीज से अपन ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा तो कारण जरूर है कि अरावली में बहुत सारे आपको खनिज देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट अपना यहां भी क्लियर हो जाता है कि जो अरावली है, अरावली में बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। और कैसे कैसे मिलते हैं? तो यहां लगभग आपको धात्विक खनिज भी देखने को मिलेंगे और अधात्विक खनिज भी देखने को मिलेंगे। तो आपको यहां धात्विक खनिज भी मिलेंगे और आपको यहां अधात्विक खनिज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरावली में आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं और यहां आपको अवसादी और रूपांतरित चट्टानें भी देखने को मिलती है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये भी अपन यहां लिख सकते हैं ए हेरोन महोदय के अनुसार कि अरावली में लगभग तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें, जहां आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी वहां आपको धात्विक खनिज मिलेंगे। जहां आपको सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएंगी वहां आपको जीवाश्म खनिज मिलेंगे। और जहां आपको रूपांतरित चट्टानें देखने को मिलेगी वहां धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज देखने को मिलेंगे। तो यह बात भी क्लियर है कि अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? तो अरावली का भूगर्भिक अध्ययन ए हेरोन महोदय ने किया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अरावली के विस्तार को लेकर। अरावली के विस्तार को लेकर अपन बात करते हैं, और अरावली के अपने को पूरा विस्तार देखना है जो अरब सागर से शुरू होकर के रायसीना हिल्स तक जाता है, वो कितना है और राजस्थान में कितना है। अब अपन बात किसकी करेंगे? अरावली के विस्तार की बात करेंगे। अरावली का विस्तार देखो, मैप में अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन उसको डायग्राम से देखते हैं। यहां है अरब सागर, यहां है अरब सागर, इसको लिखेंगे अपन अरब सागर। अरब सागर से क्या है? अरावली प्रारंभ होती है। अरब सागर से अरावली प्रारंभ होती है। ठीक है, और कहां तक जाती है? कहां तक जाती है? ये जाती है रायसीना पहाड़ियों तक, पहाड़ियों तक। पहली बात क्लियर हो गई कि अरावली अरब सागर से लेकर के कहां तक जा रही है? रायसीना की पहाड़ियों तक जा रही है। ये वही रायसीना पहाड़ियां हैं जहां आपको क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन और जेएनयू का कैंपस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस। यह बात क्लियर है। अब देखो,
अरावली की जो शुरुआत होती है वो अरब सागर से होती है। इस वजह से या अपन ये बोल सकते हैं कि जो अरावली का जो जन्म हुआ है वो अरब सागर से हुआ है। इस वजह से अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। यहां अपन ये भी लिख सकते हैं कि अरब सागर क्या है, अरावली का पिता है। ठीक है, अब यहां से चल करके ये सबसे पहले प्रवेश करती है कहां, खेड़ा ब्रह्मा, और ये कहां पर है, पालनपुर, पालनपुर, और कहां पर है, गुजरात। तो पहली बार ये कहां प्रवेश करेगी, धरातलीय भाग के ऊपर वो प्रवेश करेगी खेड़ा ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात में। अब यहां से एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि यहां से जो अरावली है वो आपको धरातल के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो यहां अपन लिख सकते हैं यहां से अरावली, यहां से अरावली धरातल पर दिखाई देना प्रारंभ करती है। देखो डायग्राम से सारी चीज क्लियर हो जाएगी अरावली की स्थिति को लेकर के, बात क्लियर है। एक चीज अपन साथ ये भी लिख लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक, खेड़ा ब्रह्मा से लेकर के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर के और रायसीना तक इसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में प्रवेश करने की। तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो आबू रोड से करती है और सिरोही के पास करती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान से, और राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, ये आबू रोड पर, आबू रोड, और ये कहां है, सिरोही। अब यहां दो चीज ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि अरावली राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है तो वो क्या है, सिरोही है। या अगर स्थान पूछा जाए तो वो आबू रोड है, और आबू रोड से ये कहां तक जाती है, ये डोसी की पहाड़ियों तक जाती है। आबू रोड से ये कहां तक जाती है, आबू रोड से ये जाती है डोसी की पहाड़ियों तक, डोसी की पहाड़ियों तक। और डोसी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां हैं, खेतड़ी में है। और खेतड़ी पहले कहां था, पहले खेतड़ी झुंझुनू में आता था, लेकिन नए जिलों के अनुसार अगर ये पूछा जाए, दोनों लिख लेना आप, अगर नए जिलों के अनुसार पूछा जाए तो ये वर्तमान में नीमका थाना में शामिल है। तो खेतड़ी कहां है, नीमका थाना। और आप नोट करके लिख लेना, अगर पहले का पूछा जाए या पहले के अकॉर्डिंग ही चीजें पूछी जाए तो खेतड़ी कहां है, झुंझुनू में है। क्लियर है। तो अब देखो, जो खेड़ा ब्रह्मा से लेकर के रायसीना तक, पहाड़ सीना तक जो अरावली की जो लंबाई थी वो 992 किलोमीटर थी। अब 992 किलोमीटर का, हाँ सॉरी 692 किलोमीटर का 80% भाग केवल और केवल कहां है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसकी अगर लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर बात करते हैं अपन। पहली बात, अरावली की जो लंबाई तो अपन वही देखेंगे जो धरातल के ऊपर दिखाई दे रही है। तो खेड़ा ब्रह्मा या गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, अब 692 किलोमीटर का 80% भाग दो केवल और केवल कहां है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर।
कहां से कहां तक? आबू रोड से डोसी की पहाड़ियों तक, सिरोही से खेतड़ी तक। ठीक है, या यह भी पूछा जा सकता है कि अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो वो है 80%। अरावली की विस्तार को लेकर कोई कंफ्यूजन? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, इसमें यहां लिख सकते हो आप, यहां राजस्थान में प्रवेश, यहां राजस्थान में प्रवेश, और यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे यहां राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर। अब स्क्रीनशॉट ले आओ। फिर और इनकी छोटी छोटी बातें हैं, उनकी अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ चट्टाने क्या है, ऊंचाई क्या है, दिशा क्या है। दिशा यही रहनी है जो आप देख रहे हो ना, दिशा यही रहनी है। और आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी तरीके से ही नोट्स बनाओ। और अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आएगी, वो बुक भी इसी हिसाब से हर एक चीज को आपको मैप के थ्रू या रेखिक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है और सारी की सारी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसमें। तो जिनको बुक मंगवानी हो वो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, अपना नाम। लेकिन वो बुक जो मार्केट में अवेलेबल होगी वो 15 दिन बाद में अवेलेबल होगी। लेकिन फिर भी उनकी कुछ आपको सैंपल पीडीएफ मंगवानी है तो वो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8094610611 के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और किस तरीके से बुक तैयार की जा रही है उसकी आप सैंपल पीडीएफ मंगवा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके कोई सुझाव इसमें हैं तो वो भी आप दे सकते हो। अगर किसी हमारे साथी के सुझाव अच्छे हैं तो जरूर हम उस बुक में इंक्लूड करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिनका अच्छा सुझाव होगा उनका नाम भी मेंशन करेंगे। तो जितने भी हमारे जो साथी हैं जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है, उनके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज वाली बुक रहेगी। इसके अलावा आपको राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कहीं भी कोई मैटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हमारे साथी हमें सुझाव देंगे उनका नाम मेंशन रहेगा, और जो सुझाव अगर हमें अच्छा लगता है, ये लगता है कि उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो वो उसमें हम शामिल भी करेंगे। तो ये बुक पर्टिकुलर हमारी नहीं है, ये पूरे राजस्थान के निवासियों की पुस्तक है। सभी उन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की पुस्तक है जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और जितने भी आपके सुझाव आते हैं, जो जो हमें लगता है कि शामिल किया जाना चाहिए, उस हमारे साथी का नाम और उसका सुझाव इंक्लूड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है इनको शेयर करो, जो स्टडी मटेरियल है उसको भी शेयर करो, जिससे क्या है कि ज़्यादा लोगों तक ये जो अच्छा कंटेंट है ये पहुंचे। और आप जितनी ज़्यादा क्लासों को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा हमारे से लोग जुड़ेंगे, उनको हम राजस्थान ज्योग्राफी के अलावा बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनसीईआरटी या इंडियन ज्योग्राफी लगभग हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से ये सहयोग की अपेक्षा है कि क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। आप लोगों के एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, ये बोलते हो कि सर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू रहेगी क्या? तो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें कंटिन्यू रहेगी। बीच में कभी कभार इस वजह से नहीं डाली गई थी, जैसे सीईटी का एग्ज़ाम था,
तो आप ही के साथियों ने ही मैसेज करके बोल दिया था कि सर 2-3 दिन क्लास मत डालना, हम साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो हमारा फ्लो खराब होगा। तो उस वजह से कभी कभार हो सकता है, जैसे कोई त्योहार वगैरह हो तो बीच में 2-3 दिन का गैप दिया जा सकता है। बाकी पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी आपको करवाई जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी की बुक भी 15 दिन के बाद में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। बाकी बात जो है अपन कल करेंगे, आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। तो सभी को धन्यवाद।